हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं हूं ब्रदर तुम्हारा हमेशा की तरह महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन के अंतर्गत। और वैसे बात करें तो ये अगर वैसे तो इम्पोर्टेंट होता ही है सबके लिए, लेकिन अगर बात करें स्पेशली किन के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप ध्यान रखेंगे BA सेकेंड ईयर है। और पेपर बात करें तो फर्स्ट पेपर है। कौन से पेपर की हम बात करें? फर्स्ट पेपर की बात करें, ठीक है ना। तो ये BA सेकेंड ईयर के लिए है। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीन की जो शासन व्यवस्था है उसको समझना होता है। और ये अपने एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आप BA सेकेंड ईयर के अगर देख रहे हैं तो। अब जैसे बात करें कि चीन का संवैधानिक विकास, तो जब अगर हम बात करें कि आप चीन के संविधान को समझना चाहते हैं, चीन के संविधान को समझने से पहले चीन का संविधान कैसे बना है वो जानना होता है। तो संवैधानिक विकास में हम क्या देखते हैं कि चीन का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, चीन का ये संविधान कैसे बना, वो हमें समझना होगा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि चीन है वो जिस तरह से यूरोप का या एशिया का एक रोगी हुआ करता था और वर्तमान में सबसे विकास से मतलब सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था वाला ये देश माना जाता। तो इसके इस संविधान इस देश की संविधान की विशेषताओं को जानना और उसकी व्यवस्थाओं को समझना शायद हर एक राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट के लिए बहुत अति आवश्यक हो जाता है। तो जैसे बात करें, हम सीधा सा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए, चीन का संवैधानिक विकास, तो इनको कुछ पॉइंट मैंने आपके यहाँ पे नोट इसलिए किए हैं ताकि आप इसको नोट कर लें और इस पॉइंट्स के जरिए आपको क्या याद रखना है वो समझिएगा। तो देखिए, 1917 से हम बात करें, 1917 में आपको पता होगा सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति की जो शुरुआत होती है, उस सोवियत संघ यानी रूस, सोवियत संघ की बात होती है तो रूस केंद्र होता है। तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे चीन में भी साम्यवादी व्यवस्था आनी शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, चीन वर्तमान में साम्यवादी देश है, लेकिन इसकी जो साम्यवादी व्यवस्था है वह कहाँ से उन्हें प्राप्त होती है? रूस से। रूस के निर्देशन में शुरुआत में धीरे धीरे ये साम्यवादी व्यवस्था को अपनाते हुए अपने देश में व्यवस्था या अपने देश के अकॉर्डिंग व्यवस्था कराने का प्रयास करते हैं, यानी ये इसके अकॉर्डिंग होने की शुरुआत होती है। फिर 1935 की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि 1935 से पहले ये व्यवस्था कन्फ्यूजन में थी कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था अपनाए, लेकिन 1935 से फिर साम्यवादी व्यवस्था यहाँ धीरे धीरे हर मतलब अपने समाज में, इनके समाज में अपनाई जाती है। तो 1935 से साम्यवादी दल बन जाता है यहाँ पे, और उस साम्यवादी दल का जो नेता होता है वो माओ से तुंग होता है, तो दूसरी ओर होता है माओ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस चीन के अंतर्गत दो अलग अलग विचारधाराओं के मध्य ये कशमकश और लड़ाई शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं के में से एक है जो आगे जाकर चीन को संभालने वाला था। तो अब बात करें कि साम्यवादी जो विचारधारा थी उसका नेता जो बने वो थे माओ से तुंग, और दूसरी जो विचारधारा उसको माओ। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए तो अगर आप ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि कॉमितांग, यहाँ पे जैसे कहीं नाम लिखा होगा, नहीं लिखा है तो बता देते हैं, कॉमितांग, ठीक है। जैसे मैंने कहीं एक साथ लिखा भी है, अगर नहीं लिखा है तो आप ध्यान रखिए, ये देखा कॉमितांग। जो कॉमितांग है ये माओ तोंग विचारधारा कहते हैं। तो चीन में उस समय एक तो साम्यवादी विचारधारा चलती है और एक माओ के अंतर्गत कॉमितांग की विचारधारा। तो हर कोई अपने अपने अस्तित्व को जमाए रखने की कोशिश करता है। तो इस तरह से शुरुआत होती है यहाँ पे संघर्ष की। क्या शुरुआत होती है? संघर्ष की शुरुआत होती है। और यहाँ पर एक चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, 1945 के आसपास, तब यहाँ पर व्यवस्था बदलनी शुरू हो जाती है और चीन में शाई काई और कॉमितांग के नियंत्रण में देश में वास्तविक शक्ति साम्यवादियों के हाथों में आ जाती है, यानी ये वाला दौर, ठीक है। 1945 से बात करें तो चीन में औपचारिक सत्ता तो शाई काई शेख के पास में आ जाती है और वास्तविक सत्ता है वो साम्यवादियों के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो यानी यही जो मैं बात कर रहा हूँ, यही दो दल हैं, ठीक है ना, एक तो साम्यवादी दल है और एक कॉमितांग वाला दल है। तो 1945 में जो माओ था उसकी जगह अब उसका कौन नेता हो जाता है? चाओ काई शेक, और ये वाली वास्तविक साम्यवादी व्यवस्था रह जाती है। अब ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब होता क्या है कि जब ये औपचारिक सत्ता यानी देश की औपचारिक व्यवस्था शाई एंड काई के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन इनके जो अधिकारी वगैरह जो होता है ये भ्रष्टाचार वगैरह
इसमें काफ़ी विलुप्त होते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे व्यवस्था ये होती है कि इनकी व्यवस्था से, ठीक है ना, यानी कॉमितांग, इनकी व्यवस्था या इनकी शासन व्यवस्था से लोगों का मन उड़ जाता है, विश्वास उड़ जाता है, क्योंकि इनकी तरफ भ्रष्टाचार व्यवस्था होती है। तो ये धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है और वास्तविक शक्ति वो साम्यवादी हाथों में रहती है और धीरे धीरे ये अपना प्रभाव बढ़ाती है। तो फिर वो भी समय आ जाता है जब कॉमितांग अपने अस्तित्व को लेकर लड़ता है और धीरे धीरे बिखर जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली और इसकी पार्टी में एकता का अभाव था। लेकिन ये एक साम्यवादी पार्टी थी और ये अपने प्रभाव को जमाना चाहती थी। तो इस तरह से 1947 में कॉमितांग और साम्यवादी दल के मध्य वास्तविक संघर्ष शुरू हो जाता है। और इस वास्तविक संघर्ष के अंतर्गत 1949 को कॉमितांग का पतन हो जाता है और इनकी ये विचारधारा धीरे धीरे चाइना में समाप्त हो जाती है। और कॉमितांग विचारधारा को अपनाने वाले जो थे चाई काई शेंग, ये चीन को छोड़कर फार्मोसा टापू पर चले जाते हैं और इसी के साथ चीन के अंतर्गत साम्यवादी विचारधारा फिक्स हो जाती है। तो अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1949 से जब कॉमितांग विचारधारा यानी ये पतन हो जाता है, तो उसके बाद एक ही विचारधारा चीन में रहती है, एक ही व्यवस्था रहती है, वो है माओ साम्यवादी। और उसका नेता, जैसे मैं शुरुआत में ही बताया था, उसका नेता है माओ से तुंग, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर 1949 से माओ से तुंग और साम्यवादी व्यवस्था के तहत चीन में गणराज्य की स्थापना हो जाती है, ठीक है। ये तो है संघर्ष का दौर। हम आगे भी पढ़ना जारी रख रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए चाइना के अंदर यानी चीन में इस समय के बाद से लेकर वर्तमान तक 4 बार संविधान बदले गए हैं। तो इसलिए संविधान अभी बना नहीं है। अभी तो कि चाइना को, इस चीन को कौन संभालेगा। कभी कॉमितांग के हाथों में सत्ता आती थी तो कभी माओ त्से-तुंग के हाथों में आती थी। इस तरह से लड़ाइयाँ चल रही थी। लेकिन अब एक बात तो फिक्स होगी कि वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था आ गई। चीन के अंदर कौन सी व्यवस्था आ गई? साम्यवादी व्यवस्था आ गई, ठीक है। और अब शुरू होता है चीन में संवैधानिक विकास यानी संविधान के विकास का कार्यक्रम। तो अब बात करें कि चीन में जब यहाँ पे बात करें हम 1949 से माओ तुंग की जो साम्यवादी पार्टी की स्थापना हो जाती है। लेकिन चीन में जो फर्स्ट जो संविधान बनता है ना, फर्स्ट संविधान वो बनता है 1954। तो ये 1950 मतलब लगभग 50 पूरा 19 पूरा हो जाता है। तो लगभग 4-5 साल मान ले, तो इस 4-5 साल है वो कोई संविधान नहीं होता वहाँ पे। ये देश किसी व्यवस्था को अपनाते हुए चलता है। तो एक निश्चित विचार मतलब निश्चित संविधान का वहाँ पे नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही चीज़ होती है। एक तो होता है सामान्य कार्यक्रम के लिए, इसको चलाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाया जाए, और एक होती है परामर्शदात्री सम्मेलन, परामर्शदाता सम्मेलन। याद रखिएगा, मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, परामर्शदाता सम्मेलन। ये एक सम्मेलन है। इस सम्मेलन के अंतर्गत शुरुआती 1950 से लेके 54 के मध्य का जो शासन है चाइना में वो चलता है। और परामर्शदाता है वो साम्यवादी जो दल है उसके अंतर्गत शासन संचालन के लिए बैठाई जाने वाला एक सम्मेलन होता है और शुरुआत चलनी शुरू हो जाती है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चीन के अंतर्गत जब बात करें तो इस दौरान ये व्यवस्था संचालित हो जाती है और इसमें कोई महत्वपूर्ण नई बात सामने नहीं आती है। लेकिन परामर्शदात्री सम्मेलन के द्वारा ये शासन संचालन होता है और इसमें ध्यान रखिएगा इस देश की साम्यवादी जो गणराज्य की स्थापना है उसमें एक ही दल महत्वपूर्ण होता है, जो मैंने लिखवाया, अगर नहीं लिखवाया लिख दीजिए। चीन के अंदर जनवादी कांग्रेस, कौन सी पार्टी होती है? जनवादी कांग्रेस के द्वारा चीन में कौन सी व्यवस्था स्थापित हो जाती है? गणराज्य की, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप यहाँ से। तो अब जब इस तरह की व्यवस्था चलती है तो फिर शुरुआत होती है प्रथम संविधान चाइना का या चीन का प्रथम संविधान कब बनता है। और ये ध्यान रखिएगा चाइना के अंतर्गत जो पहला संविधान है वो 4 नवंबर से बन जाता है। 4 नवंबर 1954 से ही संविधान बनता है और 1975 तक ये संविधान चलता है, ठीक है। प्रथम संविधान
4 नवंबर 1954 से लेकर 75 तक, और इसमें जनवादी कांग्रेस के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। और इस संविधान के अंतर्गत केंद्र शक्तिशाली होता है, केंद्र शक्तिशाली, और एक ही दल होता है जनवादी कांग्रेस। जनवादी कांग्रेस ही है जो चाइना की व्यवस्था को संचालित करने में योगदान देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस दौर में अगर आप ये ध्यान रखें कि चाइना के अंदर दूसरा संविधान बना, इसका रीज़न क्या था? ये संविधान पूरा परिपक्व नहीं था। इस संविधान की अगर बात करें तो इस संविधान को ज़्यादा प्रभावशाली हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इस संविधान में काफ़ी चीज़ें हैं वो शुरुआती प्रयोग के तौर पे मान लीजिए अपनाई गई थी। तो शुरुआत में हम बात करें तो चीन में गणराज्य संविधान होता है, ठीक है ना, जिसकी हम बात करें संक्रमणकालीन। ये संविधान में संक्रमणकालीन संविधान होता है चाइना में, लेकिन ये धीरे धीरे यही संविधान जो लागू होता है ये एक चेंजिंग दौर में लागू होता है, और इसमें जो भी व्यवस्था है वो धीरे धीरे एक नए व्यवस्था की ओर बढ़ती है। इस तरह से जो चाइना के अंदर साम्यवादी व्यवस्था थी वो इस संविधान के द्वारा पूरी तरह से साम्यवादी संविधान का रूप धारण करती है, साम्यवादी संविधान का रूप धारण करती है। तो इस तरह से ये संविधान अपने आप में महत्वपूर्ण तो नहीं था, लेकिन इसमें केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। ये संक्रमणकालीन संविधान है जिसके द्वारा वो धीरे धीरे वहाँ पर साम्यवादी संविधान है वो अधिग्रहण कर लेता है। फिर दूसरा संविधान, क्योंकि ये परिपक्व नहीं था और इस तरह से संविधान जब बदलने लगा तो फिर नया संविधान बनाने की जरूरत पड़ी, नया संविधान यानी द्वितीय संविधान, ठीक है, द्वितीय संविधान। अब द्वितीय संविधान का ध्यान रखिएगा, ये संविधान 1975 से काम करना शुरू कर देता है। और ध्यान रखिएगा ये संविधान ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन ये संविधान है वह अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष तो करता है, लेकिन ये संविधान 1978 तक ही काम करता है। समझ में आ गया? ये संविधान 1978 तक काम करता है, और इसमें ध्यान रखिएगा ये जनवादी कांग्रेस की चौथी चुनाव पद्धति थी। मतलब चाइना में क्या एक ही दल है? आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसलिए बता देता हूँ। चाइना में एक ही दल है, और एक ही दल है तो उस दल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है जनवादी कांग्रेस। तो इसका चौथा चुनाव होता है। चौथे चुनाव के समय चीन में द्वितीय संविधान अपना दिया जाता है जो 1978 तक चलता है। अब इस संविधान की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ध्यान रखिएगा कि ये संविधान काफ़ी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इस संविधान के अंतर्गत इसमें 30 तो अनुच्छेद होते हैं, 30 क्या होते हैं? अनुच्छेद, और 4 अध्याय ही होते हैं। तो ये संविधान काफ़ी शॉर्ट होता है, और ये संविधान 3 महत्वपूर्ण विचारधाराओं को महत्व देते हुए बनाया गया था। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, तो ये संविधान है वो मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी, इन तीनों के विचारधाराओं को संविधान में महत्व देते हुए दूसरा संविधान बनता है। तो इस तरह से ये संविधान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इस संविधान के अंतर्गत भी केंद्र को महत्व दिया जाता है। केंद्र शक्तिशाली होता है। कौन महत्वशाली होता है? केंद्र। तो इस तरह से इस संविधान को पूरी तरह से महत्वपूर्ण न मानते हुए संविधान को आगे आने वाले नेक्स्ट जनतांत्रिक कांग्रेस के चुनाव में बदल दिया जाता है, और इस तरह से एक नया संविधान बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस संविधान में काफ़ी छोटा संविधान था, और इस संविधान में ये जो विचारधारा थी, इस विचारधाराओं को धीरे धीरे बदला गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। आप ये इम्पोर्टेंट है तो नोट कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपको नोट करना है उसके बारे में। और ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आने लायक भी हैं, तो इसलिए आप जब भी इस क्लास को पढ़ें तो पेन और कॉपी साथ में रखें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि चीन में तीसरा संविधान शुरू होता है, तीसरा संविधान, और ये संविधान ध्यान रखिएगा 1978 में बनता है। कब बनता है?
1978 में ये संविधान बनता है। और ध्यान रखिएगा 1978 में जब ये संविधान बनता है तो ये 1 वर्ष की नवीन संविधान की आवश्यकता को अनुभव करते हुए ये संविधान है वो लागू कब होता है? 9 सितंबर 1976 को ये संविधान बनता है, ठीक है ना, मतलब बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये संविधान है जो लागू कब होता है तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो जैसे मैंने बात करी ना, दूसरा संविधान बनता है 75 में, लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें अनुभव हो जाता है कि हमें संविधान में बदलाव करना होगा। तो इसलिए संविधान में कुछ चीज़ें क्या ज़रूरी है तो वो शुरू हो जाती है 9 सितंबर 1976 से ही। लेकिन ये संविधान बन जाता है पूरी तरह से और लागू होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है तो इसको मिस मत कीजिएगा। तो ये संविधान जो बनने की शुरुआत होती है, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत, और ये संविधान 5 मार्च 1978 को लागू हो जाता है और ये तीसरा संविधान होता है, ठीक है। अब ये संविधान तीसरा है और इस संविधान को वहाँ की 5वीं जनवादी कांग्रेस के चुनाव के समय बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे साम्यवादी दल तो पद महत्वपूर्ण है ही, और इसके तहत ध्यान रखें कि जनवादी कांग्रेस से समस्त सत्ता जनता में निहित हो जाती है। जैसे पहले शुरुआत में माओवादी और ये लेनिनवादी विचारधारा को महत्व दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखा गया कि इस संविधान के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जनता को महत्व दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि इस संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 60। और इस संविधान में जो सत्ता है, सत्ता किसे सौंप दी गई? जनता को। और ये संघर्ष व्यवस्था को, संघर्ष परिस्थितियों को बदला गया और श्रमिक वर्ग, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा हूँ, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग जो लड़ रहे थे, कृषक, श्रमिक और कृषक वर्ग के मध्य ये संविधान मैत्री स्थापित करता है। इस तरह से इसको महत्व देते हुए जनता के द्वारा, यानी यहाँ पर न तो पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी न किसी और का व्यवस्था रहेगी, ये व्यवस्था होगी जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था होगी। यानी होता है ना कि न तो पूंजीशाली व्यक्ति रहेगा न शक्तिशाली रहेगा। जब व्यवस्था ऐसी होगी जहाँ पे मजदूरों का शासन होगा तो उसे कहते हैं साम्यवादी व्यवस्था। इस तरह से इस संविधान के तहत चीन में और चीन के संविधान में और लोगों में साम्यवादी विचार एवं शासन की स्थापना पूर्णतः स्थापित हो जाती है, ठीक है। इस तरह से इस संविधान ने ये काम परिस्थितियाँ मौजूद की। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो अब बदलने वाली थी वापस। क्यों? क्योंकि चीन शुरुआत में जैसे बात करें तो बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था हर क्षेत्र में, लेकिन धीरे धीरे चीन एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी देश तो था ही। तो इस चीन ने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया और जब चीन को ये लगा कि मैं आर्थिक शक्ति के रूप में सक्षम हूँ और मुझे विश्व में सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में बनना है, तब जब उसे ज़रूरत हुई तब इसने अपने संविधान को बदल दिया, ठीक है। और इस तरह से वर्तमान में चौथा संविधान लागू हो जाता है जिसको हम लिखेंगे 4th संविधान। तो चौथा संविधान ध्यान रखिएगा, ये संविधान 1982 में लागू होता है, ठीक है। और इस संविधान की जैसे मैंने बात करी क्यों ज़रूरत पड़ी थी, तो इस संविधान में ज़रूरत पड़ने का कारण ये था कि संविधान अब और चीन के लोग अभी चाहते थे कि हम विश्व में एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था स्थापित कर सके। इसलिए चीन में एक नया संविधान अपना लिया जाता है और पूरा डेट मैं लिखवा देता हूँ तो ताकि वो ध्यान रहेगा। 4 दिसंबर से 1982 से चीन में वर्तमान संविधान लागू होता है। यानी अब वर्तमान में जो संविधान है चीन में वो संविधान चौथा संविधान है। और
इस संविधान की अगर बात करें तो इस संविधान को पेश करने में और इस संविधान को महत्वपूर्ण योगदान देने में चीन की संसद ने योगदान दिया। अगर बात करें चीन में संसद को क्या कहा जाता है तो कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। और कांग्रेस में एक ही पार्टी है, वो है साम्यवादी दल। इस तरह से संविधान के अनुसार देश में, यानी नया संविधान, इस संविधान के अनुसार देश में शोषक वर्ग समूल नष्ट कर लिया गया तथा वर्ग संघर्ष अब समाज में नहीं है। और यह विचार माओ तुंग के उस विचार से बिल्कुल हटकर है जिसमें सतत क्रांति की बात कही गई थी। और जैन जो इस नवीन संविधान को बनाने में योगदान देने वाले थे, पेन जेंग पूरा नाम है, उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति को एक बड़ी गलती बताकर स्पष्ट कर दिया कि नया नेतृत्व तो माओवादी से पूरी तरह विमुख होगा। तो इस तरह से नया संविधान जो बनता है, इस संविधान के तहत साम्यवादी व्यवस्थाओं को और वर्तमान चीन को विश्व में शक्तिशाली बनने की राह आसान करने के लिए बनाया। इस तरह से ये एक नया संविधान होता है और इस संविधान को वहाँ की जनवादी कांग्रेस ने मजबूत मंशोदे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि 1982 के संविधान में कुछ लोगों का मन नहीं था, लेकिन फिर भी ये संविधान है वो साम्यवादी प्रभाव के कारण स्थापित हो जाता है। तो इस संविधान की एक और भी बात ध्यान रखें तो 1982 के संविधान में समय समय पर संशोधन किए गए हैं और 7वीं जनवादी कांग्रेस के द्वारा 1988 में 8वीं वहाँ पे अलग अलग, जैसे हम बात करें अपने 70वीं लोकसभा है तो वैसे ही वहाँ पे जनवादी कांग्रेस होती है, ठीक है ना। और 2004 के अंतर्गत 10वीं जनवादी कांग्रेस है, उसके द्वारा शासन व्यवस्था चल रही है। और इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 33 में संशोधन करते हुए कहा गया कि राज्य मानवाधिकारों की रक्षा करेगा, उन्हें बनाए रखेगा। इस तरह से चीन का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है और ये कहता है मानवाधिकारों की रक्षा करना। लेकिन अगर इस संविधान की बात करें तो ये संविधान अपने वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए बना। इस तरह से इस संविधान ने वैश्विकता और महत्वता को भी ध्यान में रखा और जितना शक्तिशाली हो सके उतने शक्तिशाली बनने की इसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो स्थापित हो पाए। इस तरह से इस संविधान ने अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शक्तिशाली देश बनने की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सकारात्मक रूप प्रदान किया। शक्तिशाली जनवादी कांग्रेस, ठीक है। अब देखो संविधान कैसा है उसके अंदर तो पूरा आ ही जाएगा, लेकिन अब जो संविधान है वर्तमान तक पहुंच जाता है तो इस संविधान में क्या बदलाव होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बतला दिया है। अब ध्यान रखिएगा, जब चीन की बात करें तो पहला संविधान कब बना था, 1954 में बना था। तो उसके द्वारा संविधान जो बना था वो रूस के प्रभाव वाला संविधान था, यानी कहीं ना कहीं कहें तो वो संविधान रूस के प्रभावित संविधान था। इस तरह चीनी सोवियत संघ के संविधान की तुलना में एम ब्रेसर ने लिखा है कि सोवियत संघ और चीन की संसदें केवल मोहर लगा सकती थी। तो चीन को अपने संविधान को और अपनी संसद को शक्तिशाली बनाना था, इसलिए कालांतर में उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। 1960 से 1969 के मध्य सांस्कृतिक क्रांति की उपलब्धता को संवैधानिक जामा पहनाया गया और 1954 के संविधान में अनेक परिवर्तन किए गए और उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाए राज्यों से ज़्यादा। और इसी को और ज़्यादा आगे बढ़ाते 1975 से 78 के समय चीन का जो संविधान है वो संक्रमणकाली संविधान होता है और इसके तहत वह संविधान की जो प्राचीन व्यवस्था है उसको बदलते हुए गणराज्यीय संविधान की स्थापना पे जोर देता है और इस तरह से स्वतंत्र और अपेक्षाकृत वर्त औद्योगिक और आर्थिक विकास को विकसित करना इसका मकसद भी होता है। और फिर 1982 का जो संविधान है उस संविधान को अगर देखें तो इस संविधान को बढ़ने की दिशा में ये ध्यान रखा गया कि हम एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में एक विश्व अर्थव्यवस्था वाला देश बनना है। इस तरह से यह कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, तकनीकी के आधुनिकीकरण की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही अपने देश की व्यवस्थाओं, अपने संविधान को मजबूत बनाता है और वर्तमान में इसके इस संविधान को शक्तिशाली बनने का भी यही कारण है। अब अगर बात करें कि इसके संविधान में किन किन विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा तो वो मैं दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट
दो तीन विचारधाराओं को बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद ये संवैधानिक का जो संवैधानिक विकास है वो पूर्ण हो जाएगा। फिर कल इसका संवैधानिक चीन के संविधान की विशेषता समझेंगे। तो चीन के संविधान के या चीन के लोगों पे जो प्रभाव है, या हम कहें कि चीन का जो संवैधानिक आधार है उसमें वैचारिक आधार क्या है। किन किन लोगों या किन किन लोगों के विचारों का चीन के संविधान पे प्रभाव पड़ा। पहला है मार्क्सवादी, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। मार्क्स की जो विचार थी कि जिस देश में पूंजीपति व्यवस्था है तो वो व्यवस्था बदलेगी और एक समय ऐसा आएगा जब न तो पूंजी व्यवस्था रहेगी न संघर्ष रहेगा, वो व्यवस्था होगी साम्यवादी व्यवस्था। तो यही व्यवस्था चीन के अंतर्गत इनको फॉलो करते हुए आती है, लेकिन इसके अंतर्गत वर्ग संघर्ष को इतना महत्व न देकर और मार्क्सवादी के विचारों को संविधान में अपनाते हुए एक साम्यवादी व्यवस्था को और ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर दूसरा जो विद्वान है लेनिन। लेनिन के द्वारा जो व्यवस्था अपनाई गई वो है लेनिनवाद, रूसी विद्वान। और इसने मार्क्सवादी विचारधारा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। मार्क्सवादी विचारधारा को नए रूप में प्रस्तुत किया और इसने कहा कि मार्क्स की जो विचारधारा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस श्रमिक और शोषित वर्गों में जो संघर्ष होता है वह आने वाले समय में संघर्ष न होकर क्या होगा, मित्रता होगी। क्या होगी? मित्रता। इसने कहा था कि समूल नष्ट हो जाएगा मार्क्स ने, लेकिन इसने कहा कि समाज में शोषक वर्ग तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन शोषित वर्ग और श्रमिक वर्ग के मध्य क्या हो जाएगी, मैत्री हो जाएगी, ठीक है ना, मित्रता हो जाएगी। इस तरह से ये व्यवस्था है वो उस देश के संविधान में चलेगी और इस तरह से लेनिन ने साम्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम व अंतिम अवस्था के रूप में अपनाया था। तीसरा जो विद्वान है जिसकी मैंने बात करें, माओवाद विद्वान माओ के द्वारा, नेता माओ के द्वारा जो विचारधारा अपनाई गई, इसने के अंतर्गत कहा गया इसने या माओ की जो विचारधारा है वो चीन के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए विचार बनते हैं। इसके विचार 3 तरह से बनते हैं: देश काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साम्यवादी बौद्धिक परिस्थिति और उसका अपना व्यक्तित्व। तो इस तरह से चीन की परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद लेनिनवाद को एक विशेष परिवर्तन का दौर कहा गया, लेकिन स्टालिन और लेनिन की विरासतता को स्वीकार करते हुए भी माओ ने भी चिंतन में अपनी कुछ विशेषताएं जोड़ी। लेनिन ने साम्यवाद दल को सर्वरा वर्ग की इच्छा के साथ अभिन्न अंग के रूप में जोड़ा, लेकिन चीन में सर्वरा वर्ग का अस्तित्व रहा नहीं। माओ और उसके अनुयायियों ने साम्यवादी दल को कृषि क्रांति का नेता बना दिया। लेनिन ने दलीय संगठन के कुछ मूल सिद्धांतों का निरूपण किया। तो माओ ने दलीय संगठन के जिस सिद्धांत को और कड़ा किया वो एक महत्वपूर्ण है। तो माओ है शक्ति का पुजारी है। माओ क्या कहेंगे? शक्ति का पुजारी। इसी के विचार वर्तमान संविधान चीन के संविधान में दिखते थे। कैसे? देश को शक्तिशाली बनना, ठीक है, साम्राज्यवादी साम्राज्य व्यवस्था अपनाना, यानी देश को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होना है। तो जैसे कि पता होगा राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। इसका मतलब इसने कहा अगर कोई चीज़ अपने वश में नहीं आ रहा है तो उस पर नियंत्रण कीजिए, उस पर शक्ति इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से माओ ने साम्यवादी लाने के लिए युद्ध की अनिवार्यता को शक्ति विश्व के रूप में बदल दिया और इसने नवीन लोकतंत्र को निरुत्साहित करके साम्यवाद का न्यूनतम कार्यक्रम चलाया और लक्ष्य रखा कि अधिकतम साम्यवादी व्यवस्था हो। इस तरह से वर्तमान चीन है वह शक्तिशाली और साम्राज्यवादी है। क्यों? क्योंकि इसका मूल उद्देश्य है पूरी तरह से हमें साम्यवादी बनना है, तो हमें शक्ति के बल पर यह संभव है। तो वर्तमान संविधान में इन तीनों विचारधाराओं का अस्तित्व भी मौजूद है। इस तरह से चीन का ये संविधान का संवैधानिक विकास इस तरह से होता है, यानी चीन का संवैधानिक विकास शुरू से लेकर एंड तक हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे कि चीन का संविधान है जो है इस संविधान की क्या विशेषता है, या तो संवैधानिक विकास के बारे में प्रश्न आएगा या संविधान की विशेषता से जुड़ा। तो कैसा रहा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और जब देख ही रहे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।